बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोविड-19 जिसने दुनिया की डायमेंशंस बदल कर रख दी थी, इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जारी है। अमेरिका बदस्तूर दुनिया कोरोना का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है और गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान नए मुतासरीन और हलाक होने वाले मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। 24 घंटों में 63 अफवात हो चुकी हैं। नाज़रीन, अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से ही निमट नहीं सके कि बरतानिया में कोविड-19 की नई किस्म सामने आ गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक नई किस्म का वायरस, जिसे B117 का नाम दिया गया है, डेनमार्क, नीदरलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया है। और इस सूरत हाल की वजह से अब तक 40 से जायद ममालिक ने बरतानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी लगा दी थी। नया कोरोना पाकिस्तान पहुंच चुका है। इत्तलात ये हैं चूंकि सिंध के महकमा सेहत ने एक बयान में इसकी तस्दीक भी की है कि बरतानिया से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों के नमूनों में जीनोटाइपिंग टेस्ट के जरिए नए कोरोना वायरस के 95% तक जीनियाती तस्दीक हो गई है। वायरस की ये नई किस्म क्या है, क्या वैक्सीन इस नए वायरस के खिलाफ फायदेमंद होगी, मर्ज की शिद्दत और शरह अफवात क्या हो सकती हैं, इसी पर बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी और अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर लंदन से मौजूद है तारिक सुलेमान, तज़िया निगार हैं, और फौजिया सादिक ने हमें ज्वाइन किया है। आप रिसर्चर हैं। कुछ ही देर में हमें डॉक्टर कैसर सज्जाद ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तारिक साहब, अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है हमें, हम पहले तो सेकेंड वेव से ही खौफजदा थे, उसी से हम निमट रहे थे, लेकिन अब ये जो WHO ने न्यू वायरस का नाम जो दिया है B117, सर ये क्या भला है? क्योंकि ये यूके से ही सुना है कि वहीं से ये फैल रहा है, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? असल में यूके जो है बड़ा प्रोएक्टिवली इसको मॉनिटर कर रहा था। जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, ट्रेस कर रहा था उन चीज़ों को, उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे जगहों पे जो बहुत तेज़ी से फैलती हुई वायरस उनको नजर आई, उसमें एक डिफरेंट स्ट्रैंड था। तो उस डिफरेंट स्ट्रेन को लेके उन्होंने WHO को भी इन्फॉर्म किया और उन्होंने यहाँ पे भी एकदम डिफरेंट टीयर सिस्टम था। उसमें एक टीयर जो है टीयर 5 में है, इस वक्त हम जा चुके हैं, तो टीयर 4 में। तो ये जो टीयर सिस्टम के दौरान इन्होंने ये एक नया स्ट्रेन दरियाफ्त किया, उसमें उन्हें अंदाजा हुआ कि ये स्ट्रेन जो है ये बहुत तेजी से, इससे पहले जो वायरस का स्ट्रेन था उसकी बनिस्बत तेजी से फैल रहा है। और उस तेजी से फैलने की वजह से इन्होंने जो है इकदाम किए, जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल इन्होंने कंट्रोल किया। जी तारिक, सॉरी, मैं इस वक्त बस में हूँ, इस वजह से वो आपको आवाज थोड़ी सी इस तरह लगेगी। नहीं, तो इस नए स्ट्रेन के साथ इन्हें ये अंदाजा हुआ, लेकिन अब अंदाजा ये हुआ है कि शायद इस स्ट्रेन के अलावा एक और स्ट्रेन आ चुका है, जो साउथ अफ्रीका से अभी चंद लोग ट्रैवल करके आए हैं। तो वो स्ट्रेन लगता है कि इस स्ट्रेन से भी ज्यादा जो है शदीद है। तो ये अब खौफ जो है, इस खौफ के बाद ये अच्छा तारिक साहब, जरा ये क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो वायरस न्यू वायरस है, ये कोरोना जैसा ही है, मतलब कोविड-19 जैसे ही है, कोई अलग वायरस है ये? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई शाजिया, आप जरा दोहराएंगी? मैं तारिक साहब ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या कोविड-19 कोरोना वायरस ही की कोई नई किस्म है या कोई अलग वायरस है? चूंकि आपने कहा कि ये अभी साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका से शायद ये गालिबन ये वायरस आया है। नहीं, ये वायरस जो है, असल में वायरस का एक नेचुरल एलिमेंट होता है कि वो म्यूटेट करता है वक्तन फवक्तन। अच्छा। तो ये म्यूटेशन के प्रोसेस के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स आ जाते हैं। ये कोविड-19 ही है। अच्छा, ठीक है। ये उसी का स्ट्रेन है। और ये अभी तक तो यही अंदाजा हुआ था कि ये यूके ही से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका से, ये इसके अलावा एक और स्ट्रेन हमें यहाँ मिला है, जो पता चला कि शायद साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होकर आया हो। तो ये जरूरी नहीं कि ये एक स्ट्रेन तक ही रहेगा, इसके अलावा और स्ट्रेन्स भी डेवलप हो सकते हैं, म्यूटेट हो सकते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक है। फौजिया हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना की, पहले फर्स्ट वेव आई थी, फिर सेकंड वेव आई थी, अब ये नया वायरस आ गया है, इनमें क्या रिसर्च, ऑथेंटिक रिसर्च अभी तक हो सकी इन वायरस के ऊपर? शाजिया, सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि
जो कोरोना वायरस है उसको कहते हैं SARS-CoV-2 और इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं कोविड-19, ठीक है। अच्छा। क्योंकि 2019 में वो आया था इसलिए कोविड-19 डिजीज। अब ये जो वेरिएंट आया है ना डिफरेंट, ये mRNA बेस्ड जीनोम होती है इनकी, जिसमें जो हर वक्त म्यूटेट करती रहती है, जैसे हेपेटाइटिस सी, HIV जो है, जैसे एड्स का डिजीज होती है, ये हर वक्त म्यूटेट करती है। इसीलिए इनके लिए कोई इफेक्टिव किस्म की वैक्सीन नहीं होती, क्योंकि वायरस हमेशा म्यूटेट करता है। अब जैसे ये नया स्ट्रेन जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है यूके में, ये हो सकता है पता नहीं कितने अरसे से हो सकता है सर्कुलेट कर रहा हो, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई अभी किया है साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रेन उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ये कॉन्स्टेंटली, क्योंकि साइंटिस्ट होते कॉन्स्टेंटली सीक्वेंस कर रहे थे वायरसेस को, तो जब भी वो आइडेंटिफाई कर लेते रिपोर्ट करते, हो सकता है कितने महीनों से ये हो। हमें नहीं पता पाकिस्तान में कौन कौन से स्ट्रेन जो हैं इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये है हमारी खुशकिस्मती है कि हम शायद हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि हमें उतनी ज्यादा डेथ्स नहीं हो रही हमारे यहाँ पर, या उतने ज्यादा केसेस नहीं है जितने कि यूके में या यूएसए में या अदर वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो ये जो सेकेंड वेव आ रही जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आके मेरे ख्याल से तो ठीक सेकेंड पीक भी नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने लॉकडाउन किया है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक मेजर्स ही हैं जो कि काम करेंगी। अदरवाइज अभी तक ना तो हमने कोई भी वैक्सीनेशन शुरू की है, ना हमने, सॉरी ये दरमियान में आवाज बहुत आ रही थी जी। ठीक है फौजिया। डॉक्टर कैसर साहब, हम पहले भी कोरोना के हवाले से बात कर चुके हैं, इस पेंडेमिक के हवाले से। पहले वायरस में, पहला वेव में हम बहुत अलर्ट भी थे, हमने प्रिकॉशंस भी लिए थे। आप डॉक्टर्स जो थे बड़े एक्टिव थे और बहुत आके लोगों को अवेयरनेस के हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन वार्न भी कर रहे थे। सेकेंड वेव आई तो हमारा रवैया अमूमी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। लोगों ने पहले वाली वेव से तो कुछ सबक सीखा नहीं, लेकिन अब मैं जो ये स्ट्रेन बता रही हैं, जिसे WHO ने न्यू वायरस का नाम दिया B117, ये तो हमारे अवाम तो अब इस पे हंस रहे हैं कि ये तो एक कॉन्स्पेरेसी फैलाई जा रही है जानबूझ के। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाजिया। बात सारी ये है कि हमारे इसमें आप कह रही हैं कि पहले के बनिस्बत रवैया चेंज हो गया। रवैया कोई चेंज नहीं हुआ है। डे वन से हमारी आवाम ने कभी भी कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं किया और यही कहा कि डे वन से ये कॉन्स्पिरेसी है और अस्पताल मत जाना, अस्पताल जाओगे तो डॉक्टर हजरात जो है वो आपको कोरोना में डाल देंगे, आपको इंजेक्शन लगा के मार देंगे और डॉक्टरों को $3,000 मिलते हैं या पता नहीं क्या मिलते हैं। तो वही रवैया अभी तक चल रहा है कि लोग अभी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि कोरोना के बचाव के एहतियाती तदाबीर अपनाएं। नंबर एक। नंबर दो बात है कि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार बीमार हुए हैं, उनकी जानें भी चली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग उसके बावजूद भी अपना ख्याल नहीं रख रहे और अपने दुलारों का, प्यारों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ये तो एक हमारा उमूमी एक रवैया हो गया हमारा। और जो कुछ भी पहली दफा में जो सेटअप हुआ अल्लाह का, उसमें अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जिसकी वजह से ये कोरोना के केसेस कम हो गए। लेकिन जब कम हुए तो हमने वक्त से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया कि जी बहुत कोरोना हमारे मुल्क से खत्म हो गया, और लोगों ने भी यही समझा कि कोरोना तो अब खत्म हो चुका है पाकिस्तान से। फिर लोगों ने वैसे ही सब कुछ करना शुरू कर दिया जो आज तक वैसे ही चल रहा है कि गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। आप शादी ब्याह में चले जाएं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, किसी जगह हुजूम में चले जाएं, फिर लोग जो है वो जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, तकरीबात भी हो रही है, हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है। तो लगता ऐसा है कि किसी को भी आवाम की जान की फिक्र नहीं है। होना ये चाहिए था कि जो हम बार बार पहले दिन से कह रहे हूँ कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी। पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, और उसका तरीका ये है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए कि आप तमाम सूबों को ऑन बोर्ड ले लें, आप मेडिकल के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लें मशवरा करके, और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने। दूसरी बात ये है कि एक कानून साजी की जाए, और कानून साजी इस तरह से की जाए कि उसमें कुछ पनिशमेंट दिया जाए जो एसओपीज को फॉलो नहीं करता है, कुछ फाइन किया जाए और फाइन भी अच्छा खासा किया जाए,
जिसमें कि लोगों को डिटरेंस हो, लोग खौफ हो कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा और जा रहा हूं तो मुझे किसी जगह पे उतर के 10,000 का फाइन हो सकता है, या मेरी बाइक को रोक के घंटों रोक लिया जाए। तो लोगों को कोई ना कोई खौफ होना चाहिए और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सिर्फ कह देना कि जी आवाम को चाहिए कि SOPs को फॉलो करें, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है। हुकूमत को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा SOPs पे, चाहे वो बाहर के मुल्कों को देखें कि उन्होंने बहुत भारी, आपको भी पता होगा कि बहुत भारी फाइन रखा गया है इंग्लैंड में, अमेरिका में, UK में, इवन के सऊदी अरेबिया में 15,000 दरहम रखा गया है अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब तक आप कुछ ना कुछ कानून साजी नहीं करेंगे और उस पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो ये चलता रहेगा। और एक बात ये बता दूं कि ये कोरोना अभी जाएगा नहीं। आप जिस तरह से फ्लू 1918 में आया था और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग मर गए थे, इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक वैक्सीन आएगी। वो प्रूफ होगा कि जी कौन सी वैक्सीन है और क्या साल में एक दफा लगेगा, साल में 2 दफा लगेगा, कि ये जिंदगी भर में एक दफा लगेगा। ये अभी बात होना बाकी है। और ये भी होना बाकी है कि कौन सा वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव भी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी जो वैक्सीन है वो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है मास्क। उस वैक्सीन को हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। जहां भी हुजूम में गए या 2-4 लोगों में अगर बैठे हैं तो इस फासला भी रखें और मास्क भी लगाएं और अपने हाथ को काबू में रखें, आंख, नाक और मुंह की तरफ ना ले जाएं। और अगर ये ऐसा होना भी है तो आप साबुन से अच्छी तरह हाथ को धोएं। अगर साबुन और पानी ना हो तो सैनिटाइज करें अपने हाथ को। तो इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से बचे रहेंगे और आपका कारोबार भी चलता रहेगा। रोजमर्रा की जो जरूरियात के जो काम है, जो चीजें हैं, वो भी चलती रहेंगी। ठीक है तारिक साहब, जिस तरह के मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि 56% जो है वो ज्यादा तेजी से ये न्यू वायरस जो है ये फैल रहा है। तो वजह क्या है कि बरतानिया में जो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वहाँ पे तो लोगों का बड़ा लाइफस्टाइल हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वो मतलब हाइजीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो साउथ एशिया को देखें अगर आप, तो फिर यहाँ पे हालांकि ग्राफ तो है, मतलब सस्टेन तो कर रही है यहाँ पे कैजुअलिटीज, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से यूरोप में हो रहा है। जी शाजी, यूरोप असल में ब्रिटेन के अंदर जो लॉकडाउन के इनके डिफरेंट टीयर सिस्टम किए, गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर था कि बिजनेसेस जो हैं उनको सस्टेन करने के लिए कुछ देर के लिए ये खोला जाए। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे शॉपिंग स्प्रीज हुई, यहाँ पे लोगों ने जब पब्स खुले तो एक हजूम जाना शुरू हुआ। तो ये लाइफस्टाइल जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये वायरस जो है, आपको डॉक्टर फौजिया आपको बेहतर बताएंगी कि ये फैलता है एक दूसरे के सांस से। अगर हम एक दूसरे के करीब होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि आप सर्टन सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क पहने। अगर हम मास्क ना पहने या मास्क पहनने के बावजूद हम इतना करीब हों एक दूसरे के, तो उससे ज़्यादा, और यही वजह है कि इन्होंने एन क्रिसमस से पहले ये जो है टीयर्स इन्होंने चेंज करके तो इसको एस्केलेट कर दिया, ताकि हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसमें ये मज़ीद ना फैले। और यहाँ पे ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये फैला है और उसकी वजह से ये बहुत आगे जा रहा है। और ये प्रेशर अभी भी गवर्नमेंट पे है। लेकिन यहाँ पे जो अब बहस हो रही है वो ये बहस हो रही है कि आया जिस तरीके से चाइना ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने किया है कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, हर चीज़ को रोक दें एक सर्टेन पीरियड तक और वो एलिमिनेट करके उसके बाद आप खोलें। तो ये एलिमेंट जो है ये यहाँ पे जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, तो वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहा ब्रिटेन और यूरोप के हवाले से। तो अब देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन से निकल के पूरे मुल्क में नेशन वाइड जो है प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया जाए। इस वायरस की शिद्दत जो है वो पहले वाले वायरस के मुताबिक बनिस्बत ज्यादा होगी। यहाँ लेते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन।
डॉक्टर फौजिया, अब हम बात करें B117 की। पुराने वायरस से ये भी बताइएगा ये कितना मुख्तलिफ है? जिस तरह आपने बताया कि इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है और इसका अमल तेज़ी से जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने पहले 2 वेव देखी हैं कोरोना की और ये जो अब नया वायरस आया है, इसको कंट्रोल करने में कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा, ये जो नए वेरिएंट की बात हो रही है, इसमें एक तो आपको शायद पता हो कि जो ये वैक्सीन बना रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन, वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती है जो जाके एंकर का काम करते हैं, सेल्स की एंट्री, सेल की एंट्री में उनका रोल होता है, तो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट। तो ये जो म्यूटेशंस आई है ना, जो 7 म्यूटेशंस है वो स्पाइक प्रोटीन में है, स्पाइक प्रोटीन में। तो अब ये हमें नहीं पता कि क्योंकि जो वैक्सीन है वो तो फुल लेंथ सीक्वेंस जो होगा स्पाइक प्रोटीन उसके अगेंस्ट है। अब ये mRNA हमारी बॉडी के सेल्स में जाए और जाके प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन बनाए, और उसके बाद हम देखें कि जब वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो वाकई में उसको हमारी बॉडी सेल्स, इम्यून सेल्स रिकग्नाइज करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं कि नहीं, इसलिए हमें नहीं पता, अभी फिलहाल नहीं पता। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, उन्होंने जो कंप्यूटेशनल मॉडल से आई थिंक ये पता किया होगा कि उनकी जो वैक्सीन है दैट वुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट द वेरिएंट। अच्छा, ये तो होगी वैक्सीन वाली बात। डॉक्टर फौजिया, मुझे जरा ये समझा दीजिएगा, ये जो आप कह रहे हैं प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन जिनकी मदद से ह्यूमन सेल्स में ये घुसता है ये वायरस, तो जब प्रोटीन ही बदल रहे हैं तो फिर ये जो अब तक वायरस, अब तक वैक्सीन जो आई है वो तो फिर इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी फिर हमारे लिए? नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि जब जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है ना, जैसे कि आपकी फाइजर की है, अब वो 7 म्यूटेशन किस जगह पर है इस पूरी स्पाइक प्रोटीन के सीक्वेंस में, वो मुझे नहीं पता। और वो जब प्रोटीन बनती है ना, तो वो वाकई में स्पाइक प्रोटीन की शेप ले या ना ले, इसका भी नहीं पता। और अगर हमें पता चल जाए कि वो वाकई में प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी सेल्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे और वैक्सीन विल वर्क। ठीक है, ये जो मैंने एस्ट्राजेनेका वाली बात की, ऑक्सफोर्ड की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, उसका उन्होंने कहा है कि इट विल वर्क, तो उसमें उनको कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि ये काम नहीं करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन विल बी इफेक्टिव। अब ये जो नया वेरिएंट है, इसका एक मसला ये है कि ये बच्चों में भी ट्रांसमिट हो रहा है और बच्चों इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। जब ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है तो उस वजह से ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी हमने, अब पाकिस्तान में तो हमने हमारे पास है यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने यूके से तो फ्लाइट बंद की हुई हैं, लेकिन कोई पता नहीं किस वक्त नहीं। आज ही जो है महकमा सिंध ने ये कंफर्म किया है कि 3 पेशेंट है जिनमें ये वायरस जो है ये मतलब पाया गया है। राइट, अच्छा, तो फिर इट मीन्स अगर उनको हमें क्वारंटीन करके तो बिल्कुल आइसोलेट करना चाहिए। अगर नहीं किया तो देयर इज अ थ्रेट। ठीक है, देयर इज अ थ्रेट। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर साहब, इस वक्त सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल नजर आ रही है। एक तो सर पहले ये हुआ कि पहले हमने कहा जिसको कोरोना हो चुका सेकंड टाइम उसको नहीं होगा, अब वो केस रिपीट भी हो रहे हैं पेशेंट को। दूसरा मुझे बताइए, ये जो वेदर है, सर्दियों का जो मौसम होता है, इसमें सांस की प्रॉब्लम वैसे ही हो जाती है। अब जो पेशेंट आ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया जाता है, उनमें वो अलामात नहीं है जो पहले होती थी। सर इस तरह ही है कुछ डॉक्टर साहब? डॉक्टर कैसर? हेलो, आपकी आवाज आखिरी गुफ्तगू में नहीं सुन पाया। अच्छा। लेकिन जो मैंने सुना उसका मैं जवाब देता हूँ कि देखिए, एक तो ये है कि हमने कभी भी नहीं बोला, ना किसी डॉक्टर ने बताया कि ये दोबारा इन्फेक्ट नहीं करता है। ऑफ कोर्स ये दोबारा इन्फेक्ट करता है, इसीलिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये जो लोग कोरोना में मुब्तला होकर ठीक हो जाते हैं, उनको अपना बहुत ज्यादा ख्याल करना है। वो ये ना समझें कि जी मुझे तो कोरोना हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। लिहाजा ये दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकता है, और जब दोबारा भी इन्फेक्ट होता है तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ज्यादा करे आपको और वो ज्यादा सीवियरिटी के साथ हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो वेव्स है ना, वो अभी सेकेंड वेव में ही हम चल रहे हैं। पहली वेव थी जिसमें नंबर ऑफ केस कम हो गए, खत्म नहीं हुआ, अचानक जो है 200-300 के बाद अचानक ये केसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो हम वी आर इन सेकेंड वेव।
अब ये तो है, ये वेरिएंट के है, ये जो है ना, इसमें एक तरह का समझ ले कोविड-19 ही का वायरस है। इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन के बाद जो इसमें वेरिएंट हो गए हैं, तो इसमें कोई ऐसा सच इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो म्यूटेशन के बाद जो वायरस है, जिससे बहुत ज्यादा पैनिक हुआ यूके के अंदर, ये साउथ अफ्रीका से ट्रांसफर हुआ और अब 15 ममालिक में ये फैल चुका है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है, खतरा, कि चूंकि ये बहुत तेजी के साथ फैलता है, जो पिछला जो म्यूटेशन से पहले, तो जैसे जैसे ये म्यूटेशन बढ़ता चला जाएगा, ये खतरा बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये 3 पेशेंट जो बरतानिया से 3 मुसाफिर जो आए हैं, आज सिंध महकमा ने, सेहत के महकमे ने ये कंफर्म किया हुआ है कि इनका जीनोटाइपिंग टेस्ट किया गया था, जिससे इनमें ये जो नए वेरिएंट वाला जो वायरस है वो कंफर्म हो चुका है। सर, उसके बारे में बता दीजिएगा कि क्या मर्ज की शिद्दत और शरह अमवात कुछ मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ये कहते हैं इसमें ज्यादा इंटेंसिटी है इस वायरस में। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो म्यूटेशन के बाद हमेशा वायरस जो है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। गो के जो अभी जो वेव्स ऑलरेडी सेकेंड वेव जिसकी हम बात कर रहे थे, वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान कुन है। और हमारे अब तक जो है 154 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, और सेकेंड वेव में जो डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं वो 3 दिन 4 दिन बीमारी में मुब्तला हुए, और 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर उनको संभलने का भी मौका नहीं हुआ और वो इंतकाल कर गए हैं। तो ये इसकी बहुत ज्यादा सिवियरिटी है। मेरे बहुत सारे, और आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे सीनियर जो नामवर लोग जो हैं, वो उलमा भी और दूसरे लोग, सियासी लोग भी इंतकाल करते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। हमें कम्युनिटी के अंदर इसको फैलाने को रोकना पड़ेगा। अगर ये कम्युनिटी में जितना ज्यादा फैलेगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ लें कोई भी इस बीमारी से बच नहीं सकेगा। मैं खुद इस बीमारी में आपको पता है कि मैंने क्लिनिक नहीं बंद की, लेकिन मुस्तकिल करता रहा, लेकिन आखिरकार मैं खुद भी इस बीमारी में मुब्तला हुआ हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफी हद तक बेहतर हो गया हूँ। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि कोरोना में आप मुब्तला जब होते हैं, तो आप यकीन करें इतना टेरर होता है कि अल्लाह ना करे, हर आदमी कहता है सैचुरेशन मेंटेन करो भाई, बार बार चेक करो। मैं बार बार अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखता हूँ कि जी 90 से नीचे आ जाए तो फौरन अस्पताल भागो। अब अस्पताल भागो तो किस अस्पताल में जाओ? एक अस्पताल कहता है नहीं जी, आप उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं, वो कहता नहीं आपको जो है ना, हमारे पास जगह नहीं, आप फला जगह चले जाए। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि इतना तकलीफ दे, इतना मेंटल टॉर्चर वाला ये प्रॉब्लम होता है, जो कि आप बच जाते हैं फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं घर पे रहा, अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी बेगम को दोनों को बीमारी में मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम घर पे ही रहे। अच्छा डॉक्टर, चूंकि अब आपको पता है ना वेदर ऐसा है, ताकि हमारे व्यूवर को भी पता चले। मैं वही आ रहा हूँ जी, मैं वही आ रहा हूँ कि चूंकि ये सर्दी का मौसम है, ये बात गलत है कि सर्दी में कोरोना वायरस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। होता ये है कि सर्दी के अंदर जो ENT की प्रॉब्लम है, जो नाक कान गले की जो प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकियल ट्री की प्रॉब्लम होती है, फेफड़े की प्रॉब्लम होती है, सांस की नालियों की प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को दम्मा होता है, बहुत सारे लोगों को ब्रोंकाइटिस होती है, सोजिश होती है सांस की नाली की। तो इसको जो है आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना है। कोरोना अगर इन लोगों को होता है तो उनके चांसेस है कि उनको ज्यादा हो सकता है, और चांसेस है कि ये लीथल भी हो और जानलेवा साबित हो। इसी तरह से जो लोग शुगर में, ब्लड प्रेशर में, या खुदा न खास्ता कैंसर की दवाइयां लेते हैं, या कोई और ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसमें उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और इस सर्दी के अंदर चूंकि कमरा बंद होता है, सर्दी में लोग एक ही जगह पे बैठते हैं, तो ये बीमारी ज्यादा फैलने का खदशा होता है और ज्यादा तकलीफ दे पैदा कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्दी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। और चूंकि ये जो नया वेरिएंट आया है, ये इतनी तेजी से फैलता है कि अगर एक कमरे में 25 लोग 20 लोग मौजूद हैं और वो एक आदमी कोरोना का ये वाला वेरिएंट लेके आ गया है, तो वो सबको लगा के चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज है एहतियात।
हाँ। जिसका नाम SOPs कहा जाता है, जिसमें कि सारे लोग जाते हैं, हम जानते हैं, हम सब बार बार बताते भी रहते हैं कि मास्क लगाना जी। है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हाथ धोना है और आंख, नाक और मुंह की तरफ अपनी उंगलियों को नहीं लेके जाना है। ठीक है, ठीक है। तारिक साहब, ये जो अभी हमने 7 दिसंबर को देखा था कि वैक्सीन लगी थी, यूके में स्टार्ट हुआ था, अब ये जो नया वेरिएंट आ गया है जो कि बहुत स्ट्रांग भी है और सीवियर भी है, तो वो जो वैक्सीन है अभी वहाँ कोई रिसर्च हो रही है क्या इस मामले में? कोई वहाँ की गवर्नमेंट क्या सोच रही है अभी? जी, ये जाहिर है रिसर्च तो साथ हो रही है, लेकिन हुआ ये है कि ये आपको 2 मरतबा वैक्सीन करनी पड़ती है। और पहला बैच जो है वो 7 दिसंबर को शुरू हुआ, जिसमें हमारे साबका हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन साहब को भी ये लगा, और उनको बताया कि दूसरा जो है जो 28 दिन के बाद आपको लगना है वो फरवरी में लगेगा। इस वक्त तकरीबन 250,000 कोई 2.5 लाख के करीब लोगों को लग चुका है इस वक्त, लेकिन हमें अभी तक उनके मौसर होने का नहीं पता। ये पिछले वेरिएंट के साथ भी कि ये मौसर होगा ऐसा कि नहीं, जब तक कि दूसरा इनको वैक्सीनेट नहीं हो जाती दूसरी बार, जो कि मोर लाइकली फरवरी में शुरू होगा। अब बात यह है कि ये जो नई वेरिएंट आई है, इस नए वेरिएंट के साथ तो हमें इसका कतई कोई अंदाज़ा नहीं है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बाज़-औक़ात जिस तरीके से डॉक्टर फौजिया ने बताया कि मुख्तलिफ वेरिएशंस जो आती हैं म्यूटेशन के दौरान, वो इस नोयत की होती हैं कि वो वैक्सीन जो है उसको कवर कर सकती है, लेकिन ये इसका अभी तक हमें किसी को नहीं पता। इस वक्त जिन लोगों ने वैक्सीन ये तैयार की है, उसके अलावा भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम है, यहाँ इंपीरियल कॉलेज की टीम है, ये सारे लोग इस वक्त इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि आया ये इस वेरिएंट को भी कवर करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, ये अनकरीब पता चल जाएगा इस रिसर्च का। ठीक है। डॉक्टर फौजिया, मैं इसी बात से रिलेटेड ये बात करूंगी कि इस वक्त जैसे हम बात करें कि ये बहुत इसमें म्यूटेशन है, ये वेरिएंट है वायरस, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान में पहले इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंसी नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि जी ये वैक्सीन जो है ये आपको कोई माइक्रोचिप डाल देगा, कोई DNA जेनेटिक कोड चेंज कर दिया जाएगा। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो एक्सपेरिमेंट की जा रही है। दुनिया भर में जो वैक्सीन लगी है अभी, जैसे फाइजर की है या और मुख्तलिफ फाइजर कंपनी है, मुख्तलिफ कंपनीज है, उसमें कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं उस वैक्सीन को लगाने से, और रैपिडली क्या रिएक्शन आया है लोगों का? पाकिस्तान में तो आपने जैसे कहा चाइनीज की तो ट्रायल चल रही है, यहाँ पे शिफा में भी चल रही है, और चुकाई लैब्स ने फाइजर के साथ MOU साइन की है, और यूनस ब्रदर्स ने शायद एस्ट्राजेनेका वाली की जो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन उसको साइन कर लिया, वो भी आ जाएंगी। बात ये है कि ये जो चिप वाली बात है ना, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, दीज आर जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ये हो सकता है फार्मा का तो इंटरेस्ट होता ही है, कमर्शियल इंटरेस्ट होता है, वो जितनी ज्यादा वैक्सीन देखेगी उतनी ज्यादा उनकी आमदन होगी, लेकिन the thing is वायरस really एग्जिस्ट करता है, और हमें अपनी एहतियात के लिए वैक्सीनेशन करवानी जरूरी है। अब जो mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं और उनका जो रिएक्शन आया है, तो मैं बता दूं जैसे फ्लू का शॉट, जब मैं यूके में थी तो फ्लू का शॉट लेती थी ना, फ्लू वायरस का। हॉस्पिटल में आपको जरूरत होती है, किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इट्स मच बेटर कि आप फ्लू का शॉट ले लें। वो भी जाके आपकी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन रिलीज करता है मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आपको 24 घंटे 48 घंटे तक बॉडी एक्स होती हैं, थोड़ा सा बुखार होता है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी तरह मायर सिम्टम्स जो हैं, ये जब आप mRNA वैक्सीन लेंगे ना, कोविड की भी, आपको हो सकता है आपकी बॉडी इम्यून, क्योंकि आपकी बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल जा रहा है ना, एंटीजन जा रहा है, तो आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्ट तो करना, फिर जाके एंटीबॉडीज बनेगी। तो वो हो सकता है शुरू के 24 से 48 घंटे में आपकी बॉडी रिएक्ट करे, थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ी सी बॉडी एक हो, देन यू सेटल डाउन। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन कुछ बात भी तो हुई है डॉक्टर साहबा, वो किस वजह से वो? अच्छा, एक देखिए, बहुत कम केसेस हैं। ओके, इफ यू कंपेयर, अगर 100,000 लोगों को लगे वैक्सीन और उसमें से एक जो है वो आपको एडवर्स रिएक्शन आए, तो दैट्स इनसिग्निफिकेंट। अब वो ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो होते हैं अंडरलाइंग कंडीशंस के साथ,
और हो सकता है कुछ में तो कंडीशंस, अंडरलाइन कंडीशंस आइडेंटिफाई ही ना हुई हो, डायग्नोज ही ना हुई हो। 2-3 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे उनकी कोई भी पहले से कोई इशू नहीं था और उनको एनाफिलैक्टिक किस्म का रिस्पॉन्स आ गया, तो उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी एक जो फाइजर की वैक्सीन है उसमें वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जो फैग मॉलिक्यूल है शायद उसकी वजह से कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए। लेकिन अगर आपको याद हो कि इंटरफेरॉन जो हम यूज करते थे हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, वो भी फैकुलेटेड होती थी, उसमें भी फैग होता था मॉलिक्यूल। तो मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें फैग मॉलिक्यूल यूज होता है, हमारे फूड आइटम्स में, हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, तो हमें हर किसी का रिएक्शन तो नहीं होता ना। तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसपे कि एडवर्स रिएक्शंस आ जाते हैं। और आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि फार्मा जो दे इन्वेस्टिगेटिंग कि क्या कॉज है जिसकी वजह से इन सस्पेक्टेड केसेस में ये जो केसेस जिनमें ये एडवर्स रिएक्शन आया वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हुआ है। तो आई एम श्योर दे एड्रेस दैट वन, लेकिन इतना ज्यादा उसको इट्स नॉट अ बिगर थ्रेट। ओवरऑल जो वैक्सीन है दैट इज क्वाइट इफेक्टिव, कोई हमें उससे खदशा नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, चलें, मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, वबाएँ आती रहती हैं और उसके हवाले से हमारे बहुत ज़्यादा क्लियर स्टांस है। हमारे कुरान पाक में भी ये बातें हैं, हमारे हदीसों में भी ये बातें हैं कि जब वबा आए तो हमें क्या एहतियाती तदबीर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे अवाम जो है इस वक्त इसको एक अमूमी तासुर यही है कि वो इससे रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये एक साजिश है। ये साजिश नहीं है, ये एक हकीकत है। कोरोना को सीरियस लें, SOPs ज़रूर इसकी जो है उसको फॉलो करें। बाकी मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। प्रोग्राम से अख्ताम चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।